सबसे पहले मैं जो हमें मिस कोमल ने करवाया है, मतलब हमारी जो कॉपी में जो काम हुआ है मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ, फिर मैं फर्स्ट ईयर का अलग से रिवाइज करा दी हूँ। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हुए थे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग होती है। सही है। एसेट इक्विटी लायबिलिटी होती है, एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इनकम में या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। देन फिर हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स रिसोर्स मैनेजमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, लेबर और कैपिटल की बात है। जबकि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड बेसिकली आप कैसे अपने पैसों का, अपनी अकाउंटिंग का कैसे बेस्ट यूज बना सकते हो और उसको फ्यूचर के लिए कैसे अरेंज कर सकते हो, दैट इज फाइनेंस। तो ये तो फंड मैनेजमेंट, रिस्क और रिटर्न, मिनिमाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न इज फाइनेंस। अब दो ही चीजें हैं फाइनेंस में, रिस्क और रिटर्न। रिस्क को हम बढ़ाना चाहते हैं, रिटर्न को हम कम करना चाहते हैं। और रिस्क और रिटर्न डायरेक्टली, मतलब आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। और जितना कम रिस्क होगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न दो तरीके के होते हैं, कैपिटल गेन और एक यील्ड। अच्छा, कैपिटल गेन ऑब्वियसली एक, कैपिटल गेन और यील्ड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेट से आपने 20 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा। सही है। और वो स्टॉक एक साल बाद 30 रुपए का हो गया, तो ये जो जो 10 रुपए का फायदा हुआ ना, दैट इज द कैपिटल गेन। लेकिन आपने 20 रुपए का स्टॉक खरीदा और 30 रुपए का बेचा, लेकिन उस 20 से 30 में बेचने में इस साल आपको उसमें डिविडेंड भी मिला 5 रुपए का। सही है। तो दैट इज योर यील्ड। मतलब एक है कि आपने सस्ते में लेके महंगे में बेचा, दैट इज योर कैपिटल रिटर्न, ये 10 रुपए का फायदा हुआ है, कैपिटल रिटर्न। जबकि जो 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले ना, क्योंकि वो आपके पास स्टॉक था उसकी वजह से आपको जो 5 रुपए मिले, दैट इज योर यील्ड। अब ये किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। एक आपने घर खरीदा, आपके पास वो घर था, उसपे आपको रेंट करना था, जितने टाइम आपके पास घर था आपको रेंट करना था, दैट इज योर यील्ड। लेकिन वही घर आपने 1 लाख का घर खरीद के 2 लाख में बेचा, दैट इज योर कैपिटल गेन। सही है। तो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ प्राइस इज कैपिटल गेन और लॉस। सही है। कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो एप्रिसिएशन कैपिटल गेन, बढ़ कम हो रहे हैं डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस। यील्ड क्या है कि परसेंटेज चेंज फ्रॉम व्हाट वी गेट इन रिटर्न। अब रिटर्न भी दो तरीके के हैं। क्या है, एक नॉमिनल रिटर्न है, एक फ्यूचर। नॉमिनल रिटर्न का मतलब है कि बस आपने फ्यूचर प्राइस में से इनिशियल कॉस्ट माइनस कर दिया, सिंपल नॉमिनल रिटर्न, इसमें कुछ भी वो नहीं होगा। जबकि रियल रिटर्न जो है ना, इसमें आप अपने टैक्सेस हटा रहे हो, जितनी भी एडिशनल कॉस्ट है सारी चीजें हटा रहे हो, मतलब सिर्फ इनिशियल कॉस्ट नहीं हटा रहे, बट ऑब्वियसली किसी चीज को मेंटेन करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कॉस्ट उसके ऊपर खर्च करते हो ना, तो आप सिर्फ इनिशियल कॉस्ट नहीं हटा रहे, आप बहुत सारी जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही है ना, जैसे वो सब हटा के एडिशनल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट के अलावा टैक्सेस और एडिशनल कॉस्ट हटा के जो आपके पास पैसे बच रहे हैं, दैट इज योर रियल रिटर्न। असल में आपके पास क्या बचा। अब आ जाओ कैश फ्लो पे। अब कैश फ्लो नॉर्मली उसने डायग्राम से समझाया था। सही है। दो चीजें समझाई थी कि इसमें एक टाइम बता रहा होता है, पोजीशन आ रहा होता है 2 1 2 3। आप बेसिकली ईयर वन में आज जब आपने खरीदा तो आपने 100 रुपए का गया, क्योंकि आपके पास से पैसे गए, तो इसलिए जो आपका जो लाइन है वो डाउन जा रही है। सही है। अगर आपके पास पैसे यहाँ पे 105 आए तो ये लाइन अप जा रही है, और हर बीच में आपको 5 5 रुपए मिल रहे हैं, तो ये आपका, आपको ये पैसे मिल रहे हैं बीच में। सही है। तो ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात होती है। अब मिस ये भी बताया था कि बेसिकली जब आप परचेज करते हो तो लॉन्ग पोजीशन कहलाती है, जब सेल करते हो तो शॉर्ट पोजीशन कहलाती है। बस नाम की चीज है, इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ रिटर्न के रिस्क के ऊपर। अब रिस्क जो है ना, कि सबसे पहले रिस्क क्या है। अब रिस्क बेसिकली क्या है कि जब आपकी चांसेस ऑफ डेविएशन, जब आप डेविएट हो जाओ, कोई थोड़ा सा हट जाओ किस चीज के बीच में, रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब हमने सोचा था 50 रुपए का रिटर्न हो रहा है, लेकिन हमें 20 रुपए का हो रहा है, सो दैट इज रिस्क के 50 रुपए से वो हट गया। अब ये पीछे हट रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है, हमें मुश्किल हो रही है, तो ये वाला रिस्क, इसी रिस्क के बारे में नॉर्मली सब लोग बोल रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब ज्यादा हट रहा है, जैसे 50 हमने एक्सपेक्ट किया था, 60 का आ गया, तब तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ऑब्वियसली ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो वो हम इतना मसला नहीं करते। लेकिन रिस्क, अगर असल मैथमेटिकल डेफिनेशन बात की जाए तो दैट इज डेविएशन, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो असल में हुआ उससे अगर डेविएट हो जाए, दैट इज रिस्क। सही है। तो वो पॉजिटिव भी डेविएट हो सकता है, वो नेगेटिव भी डेविएट हो सकता है। सही है। लेकिन इन द एंड जो डेविएशन है आपकी एक्सपेक्टेड रिस्क, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था, और आपको जो असल रिटर्न है, दैट इज योर रिस्क। सही है। तो आप नॉर्मली रिस्क को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट कर रहे होते हो। अब
अब ये याद हो तो आईएमएफ में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक्स इंटू पी एक्स मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम कितना लूज कर सकते हैं और असल में टोटल अमाउंट क्या है। तो हम इस चीज को यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं। सही है। अब जो है यहाँ पे जितनी भी x1 x2 x3 है ये सारी क्या है। अच्छा, इसको वेटेड एवरेज इसलिए बोलते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ जो उसका वेट है वो अटैच होता है। कि जैसे इस इन्वेस्टमेंट पे चांस है कि 20% लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, 20% जो है 10 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की, इसमें चांस है कि हमारे 20 रुपए रिस्क है कि डेविएट हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली 20% से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे जितने भी वेट्स हैं हम उनको प्लस करके डिवाइड कर रहे हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है क्या कहते हैं आपका वेटेड एवरेज का। अभी हमने वेटेड एवरेज के क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, ये भी पोर्टफोलियो में। सही है, तो हमने इतने एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि वेटेड एवरेज में कुछ भी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, वेट से आप असल अमाउंट को मल्टीप्लाई करा रहे हो। जैसे अब यहाँ पे देखो आपके पास जो था, अब रिटर्न आपको ये सारे आपके रिटर्न है। सही है, ये है कि कितने परसेंट उसमें लूज, ये रिटर्न आपको ना मिले उसमें लूज होने के कितने परसेंट चांसेस है। आप एक्स मल्टीप्लाई बाय इस रिटर्न को उसकी वेट से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, याद हो तो ई एक्स हमारा क्या होता था, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जबकि यहाँ पे जो हम निकाला है, हम एक्स ए माइनस एक्स एक्स डिवाइड की पावर स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये वाली जो चीज निकाल रहे हैं उसको सम कर रहे हैं, दैट इज योर वेरियंस। सही है। और वेरियंस का अंडर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने बोला था हम रिस्क दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका रिस्क है, जबकि ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो पोर्टफोलियो थ्योरी में हम दो चीजें निकाल रहे होते हैं, एक रिस्क निकाल रहे होते हैं, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे होते हैं। अच्छा यार देखो, ये तो बहुत सिंपल सा है ना कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्स ए को आपके पास जो भी आपके पास कुछ रिटर्न्स दिए होंगे। सही है, क्या हमें ये रिटर्न मिलने वाले हैं और उसके बाद बताया हुआ होगा कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये रिटर्न मिल जाएगा या ये रिटर्न लूज हो जाएगा। सही है, तो आपको पास उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छे से याद रखना कि देखो, ये प्रोबेबिलिटी है कि इतना हमें 6% रिटर्न मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%। अगर ये होता है ना कि हम इतनी इतनी वैल्यू लूज करेंगे, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपकी लूज करने की होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। सही है। तो अभी आपके पास 6% रिटर्न की 5% प्रोबेबिलिटी है, 8% रिटर्न की 15% प्रोबेबिलिटी है, 10% की 60% प्रोबेबिलिटी है, 12% रिटर्न के लिए 15% प्रोबेबिलिटी है, 14% के लिए 0.05% प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना आप ना, बेसिकली अगर आपको लेट्स से पॉइंट्स में दिया हुआ है तो आप पॉइंट्स में रहने देना, परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप परसेंटेज में ही कर देना। बहरहाल आप सिंपली कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा एक्स इंटू पी एक्स, उनको सम कर लो कि आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर याद हो तो हमने प्रोबेबिलिटी उसमें क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने पढ़ा था, इसको मीन भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी में। राइट, एक्सपेक्टेड रिटर्न और मीन सेम चीज होती है। अब आपको कराना क्या है, आपको हर एक्स की वैल्यू में से एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन माइनस कराना है। अब जैसे 6% है, 6% में से जो फाइनल हमारा 10% आ रहा है वो माइनस करोगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4%। इसी तरह 8 में से आप 10 माइनस करोगी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4%। 10 में से आप माइनस करोगी क्या कहते हैं, 10 में से 10 तो 0%, 12 में से 10 तो 4, और क्या कहते हैं 14 में से 10 तो 4 का स्क्वायर 16। सही है, तो आपके पास ये टोटल आ गया। अच्छा, अगर ये देखो कि आप इनको प्लस करोगी ना तो आपके पास अच्छा नहीं, चलो आपने क्या किया, आपने हर एक्स की वैल्यू से एक्स बार माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। उसका स्क्वायर करने के बाद आप जब प्रोबेबिलिटी से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दी थी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपके पास जो वैल्यूज को सम करके आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर वेरियंस। और वेरियंस का ही अंडर रूट कर दोगे तो दैट इज गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले आप पोर्टफोलियो थ्योरी में आपने क्या करना है, एक सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आप सब एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करा दोगे। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद आपको वेरिएंस निकालनी है। वेरिएंस निकालने के लिए आप एक्स माइनस एक्स बार को एक्स माइनस एक्स बार में यानी ई एक्स हमारा एक्स बार है। सही है, तो आप एक्स माइनस एक्स बार का आप होल स्क्वायर कराओगी
और फिर पी एक्स उसका हर किसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो इन सबका सम करने से आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस। फिर उसी का अंडर रूट कर दोगे, यानी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। पोर्टफोलियो 3 में सिर्फ ये है, सही है। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप यहाँ पे भी देखो, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ट्रेडर्स का कौन कौन से टाइप है, रिस्क अवर्ट, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क टेकर। बस मैं इसने टाइप्स बता दी थी कि बेसिकली जब भी ट्रेडिंग करने जाते हो तो एक वो बंदा होता है जो रिस्क को अवॉइड करता है, एक वो बंदा होता है जो रिस्क उसको मसला नहीं होता, रिस्क न्यूट्रल होता है, और एक बंदा होता है जो रिस्क टेकर होता है, उसको मसला नहीं है कितना भी रिस्क हो वो यूज करते रहता है। अब आ जाओ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यार देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि एफ पी इक्वल्स टू पी वी, ये पुराना फॉर्मूला है, लेकिन ये सर अमीन इसके बहुत सारे क्वेश्चन, अक्सर हर क्वेश्चन इसी से घुमा के दे रहे होते हैं। तो आप पी वी 1+r और इसकी पावर n, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मतलब n का मतलब है यहाँ पे t, सही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आई फील लाइक कि हर क्वेश्चन में सर ना करना इसी को कॉम्प्लिकेटेड करके दे सकते हैं। तो इस चीज को फॉर्मूले को जरूर याद रखना। अब जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं भाई, दो टाइप के इंटरेस्ट है, रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब रियल और नॉमिनल के अलावा मैथमेटिक्स में दो तरह के इंटरेस्ट है, एक सिंपल और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि डिपेंड करता है कि आपके फॉर्मूलाज के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट ये है कि आप पी आर टी, सही, आप पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये इंटरेस्ट रेट के कितने पैसे है ना, यानी पैसे इंटरेस्ट रेट के, ये इंटरेस्ट रेट है और ये इंटरेस्ट रेट के कितने पैसे। तो हम ये चीज इसी में फॉर्मूला में यूज कर रहे होते हैं। अगर आप यार ना भी रखो, मेन फॉर्मूला यही है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कि जो आपने अभी पढ़ा उसके अंदर, एफ इक्वल्स टू पी और 1+r t, तो या दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अच्छा, इसी सिंपल इंटरेस्ट में, अब ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तरह के इंटरेस्ट हैं, एक का डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होगा, पीवी 1+r डिवाइड बाय n की पावर n t। अब नोटिस करो कि अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, यानी n इक्वल्स टू 1 रख दें, सही है, पीवी इंटू 1+r, r क्या था हमारा इंटरेस्ट रेट था, n था कि कितनी दफा हर जो साल है उसमें कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड हम इस कहते हैं। लेट्स से आपका एक साल है, सही है, एक साल में 2 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, या बाय एनुअली उसको बोलते हैं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, 3 दफा हो रही है, 4 दफा हो रही है, कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है, तो उसका नंबर हम बेसिकली यहाँ पे लिख रहे होंगे और टी की जगह नॉर्मली साल लिख रहे होते हैं। तो पॉइंट इज कि अगर यहाँ पे आप n की जगह 1 डाल दोगे ना, तो आप देखो कि आपका बन जाएगा 1+r की पावर t, जो कि नॉर्मली आपका क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला, सही है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, यही है पीवी 1+r की पावर t, ये यहीं से ड्राइव हुआ है। बस ये वाले इस वाले फॉर्मूले में n की जगह आप 1 रख दो, मतलब साल में एक ही दफा कंपाउंडिंग हो रही है, सही है। तो सिंपल से डिस्क्रीट के पीवी 1+r की पावर n की पावर n t, सही है। और कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, एफ पी इक्वल्स टू पीवी ई की पावर आर टी। एक्सपोनेंशियल आ जाता है जब हम कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग की बात करते हैं ना, क्या कहते हैं, ई आ जाता है। अब आ जाओ भाई, बस इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप साल में एक दफा कंपाउंडिंग हो रही है तो आपकी वैल्यू हल्की बढ़ रही होगी, 2 दफा हो रही है तो और तेज बढ़ी होगी, 3 दफा हो रही है, 4 दफा हो रही है तो और तेज 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 ज्यादा बढ़ रही होगी आपकी वैल्यू, और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है तो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, सही है। तो इसलिए बेस डायग्राम का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपकी हमेशा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा होगी, पहले कंटिन्यूस होगी, फिर जितनी ज्यादा आप छोटी कंपाउंडिंग पीरियड्स होगा ना, मतलब जितनी जल्दी 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 आपका कंपाउंडिंग होती होगी उतनी अमाउंट ज्यादा बढ़ती रहेगी कंपाउंडिंग पे। तो ये सिंपल है कि डेली कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग डेली से ज्यादा होगी, फिर डेली वीकली से ज्यादा होगी, वीकली मंथली से ज्यादा होगी, मंथली क्वार्टरली से ज्यादा होगी, क्वार्टरली सेमी से ज्यादा होगी, सेमी एनुअली से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप साल में कितनी दफा कंपाउंड कर रहे हो, क्योंकि उतनी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसिडर थाउजेंड्स आर डिपॉजिटेड इन द इंटरेस्ट इन द अमाउंट विद इंटरेस्ट रेट 8%, सही है। 8% आपके पास वो है, 1000 आपके पास क्या है, अभी आपने डिपॉजिट कराए हैं, प्रेजेंट वैल्यू है, आर आपके पास इंटरेस्ट रेट है,
और 20 ईयर के लिए जमा कराया है तो टी आपका 20 है। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर 20 ईयर्स इफ दिस कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी साल में एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, यानी साल में 4 दफा, सही है। 100 टाइम्स 100 दफा, 1000 टाइम 1000 दफा, और कंटिन्यूसली एन की वैल्यूज दी हुई है ये सारी, सही है। तो आप देखो पहले 4 दफा रखी क्वार्टरली पे, 100 दफा, 1000 दफा, और कंटिन्यूसली पे डायरेक्ट ई लगा दो। अब आप नोटिस करो कि 1000 दफा इज लाइक, साल में समझो एक दिन में 3 दफा कंपाउंडिंग हो रही थी, साल में ऑलमोस्ट 365 डेज होते हैं ना, तो एक दिन में समझ लो 3 दफा कंपाउंडिंग, 2.5-3 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, सही है। तो बड़ा ऑलमोस्ट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के करीब करीब आ रहा है 1008 दफा कंपाउंडिंग करना, सही है। अब आ जाओ अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आप सिंपली क्या करो, आप प्रेजेंट, या तो आपको प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी, सही है, तो आप फाइंड करने की कोशिश करो कि अभी की वैल्यू दी हुई है या फ्यूचर की वैल्यू दी हुई है। दूसरा आप इंटरेस्ट रेट ढूंढो, तीसरा आप एन की वैल्यू और टी की वैल्यू ढूंढो कि कितनी दफा साल में, हर दफा कंपाउंडिंग नहीं दी हुई तो एक दफा ही हो रही होगी, एन को सेकंड नहीं है तो मतलब एक ही दफा हो रही होगी, और 20 साल हो रही होगी। दूसरी चीज आप ये नहीं ढूंढनी है कि सिंपल कंपाउंडिंग हो रही है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली अगर आप असाइनमेंट के क्वेश्चन में देखो, बहुत कम ही जगह एक्सप्लिसिटली मेंशन था, सही है। तो अगर कुछ नहीं बोला, ना सिंपल कंपाउंडिंग को बोला है ना कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को बोला है, तो नॉर्मली टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फॉर्मूला लग रहा होता है, यानी साल में एक ही दफा कंपाउंडिंग हो रही होती है, सही है, और वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही होती है। सिंपल इंटरेस्ट मेयरली मेयरली बहुत कम जगह यूज होता है, और वो भी खासतौर पे बता देते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट स्पेशली यूज हो रहा है, तो ये तो मैंने नॉर्मली क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट यूज हुआ नहीं देखा। अब आ जाओ, अच्छा ये बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सही है, आपको बस मैनिपुलेट करके वहां पे ऊपर एफ पी की वैल्यू निकालनी थी, अब यहाँ पे पीवी की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट से पीवी और एफ पी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूला ज्यादा तो आप आराम से कर सकते हो। अब आ जाओ एनवीटी पे। अब एन्युटी की भाई दो तरीके की एन्युटी है, एक ऑर्डनरी, एक एन्युटी ड्यू। एन्युटी होती क्या है कि साल में फिक्स पेमेंट, मतलब आप पीरियोडिकली, मतलब हर साल या फिर हर महीने या फिर हर क्वार्टर आप क्या करो, फिक्स पेमेंट आप जब दो तो इसको एन्युटी बोलते हैं, सही है। और एन्युटी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक ऑर्डनरी एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू। ऑर्डनरी एन्युटी जब आप पेमेंट स्टार्टिंग में, पीरियड स्टार्ट होने से पहले, जैसे हर महीने अगर आपको पेमेंट करना है तो आप स्टार्टिंग में ही आप हर महीने शुरू होने से पहले आप पेमेंट कर दो, दैट इज योर ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या कहते हैं, खत्म होने के सॉरी, जब आप साल के शुरू में पेमेंट कर देते हो दैट इज योर एन्युटी ड्यू। और जब आप लास्ट में पेमेंट करते हो, मतलब कुछ जैसे नॉर्मली हमारे पेमेंट्स क्या होती है, या आप कुछ खाया या कुछ करा और फिर आपने पेमेंट की, तो दैट इज योर ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब आखिर में पेमेंट करोगे ऑर्डिनरी एन्युटी, शुरू में पेमेंट कर दोगे एन्युटी ड्यू, सही है। ऑर्डिनरी एन्युटी में भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूलाज है, और एन्युटी में भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूलाज है। अब इस फॉर्मूलाज में दो तीन चीजें हैं। एन जो दिया हुआ है ना आपको, ये है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। अब ये सिर्फ एन का मतलब है कि ना सिर्फ आपको ये देना है कि साल में कितनी दफा हो रहा है, साल में कितनी दफा हो रहा है मल्टीप्लाई बाय जो हमारा पहले होता था, मल्टीप्लाई बाय साल, कितने साल देना है, सही है। तो आपको बेसिकली एन का मतलब है कि कितनी पेमेंट्स आपको करनी है, टोटल पेमेंट्स का नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो आई इंटरेस्ट रेट है, और जो पीएमटी है वो आपकी फिक्स पेमेंट है जो आप दे रहे होगे। प्रेजेंट वैल्यू आपको अभी क्या वैल्यू देनी होगी, और जब आपकी पूरी पेमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो फ्यूचर वैल्यूज उन पेमेंट्स की क्या होगी, सही है। तो अक्सर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई होती है और आप बोल रहे होते हो कि अगर आपको कितनी पेमेंट देनी होगी, या आपको ये बताया हुआ होता है कि फ्यूचर वैल्यू ये है कि हमें 10 साल बाद 1 लाख रुपया चाहिए, तो आज हर महीने हम कितने डिपॉजिट कराना शुरू कर दें बैंक में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1 - 1/1 + i की पावर n डिवाइडेड बाय आई। बेसिकली सर ने कुछ ऐसे क्वेश्चन कराया था, याद रखना कि जो पेमेंट है ना ये फिक्स है, ठीक है। अगर ये फिक्स पेमेंट नहीं होती तो सिंपली उन पेमेंट्स को टाइम वैल्यू ऑफ वन की फॉर्मूला यूज करो, सही है। यानी n इक्वल्स टू 1 वाला pv इक्वल्स टू fe इक्वल्स टू pv 1 + r की पावर n, ये वाला फॉर्मूला यूज करो अलग अलग हर साल की पेमेंट के लिए, ठीक है। जैसे पहले साल 2000 करा रहे हो, एक सर ने क्वेश्चन कराया था क्लास में, दूसरे साल 3000 करा रहे हो पेमेंट, चौथे साल 4000 करा रहे हो, हर साल बढ़ती जा रही है, तो ये फिक्स पेमेंट नहीं है, तो ये एन्युटी है ही नहीं, तो ये एन्युटी नहीं है, तो आप एन्युटी के तरीके फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते।
तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, आप सिंपली इस पे अलग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे, इस पे अलग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे, इस पे अलग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे और उसकी फ्यूचर वैल्यू प्लस करके निकालोगे। सही है, अलग अलग फॉर्मूला निकाल के एंड में सारी वैल्यूज को प्लस कर लोगे और कुछ भी नहीं करना। सही है, बस आपको अगर एनईटी का फॉर्मूला यूज करना है तो पेमेंट फिक्स होनी चाहिए, ये बात याद रखो। और तो दो चीज आपने रिकॉग्नाइज करनी होंगी एनईटी के फॉर्मूला यूज करने में। सबसे पहले तो एनईटी का सवाल है, कैसे पता चलेगा, जब फिक्स पेमेंट्स की बात होगी तो वह एनईटी का सवाल है। दूसरी चीज, आपको याद आपको ये पहचाननी है कि आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो वैसे पता चल जाएगा। तो आपको ये देखना होता है कि आपको या तो तीनों में से कोई एक दिया हुआ होगा, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई होगी, फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी, या फिर पेमेंट दी हुई होगी। वैसे कैश देने को कुछ भी दे सकते हैं और निकाल कुछ भी कह सकते हैं कि ये निकाल के दे दो, लेकिन जनरली मेजोरिटी क्वेश्चन में या तो आपको पीवी आरपी दिया हुआ होता है और आपको पेमेंट्स निकालनी होती है। सही है, तो आपने सिंपल फॉर्मूले में पुट करनी है। जब पीवी है तो 1 माइनस 1/1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई है, और जब एफपी है तो 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका ये है कि दोनों की डिवाइड में आई है। सही है, ऊपर भी डिवाइड में आई है, नीचे वाली डिवाइड में आई है। राइट, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में 1 माइनस है, फ्यूचर वैल्यू में -1 है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में 1 माइनस हो रहा है और फ्यूचर वैल्यू में -1 हो रहा है। सही, फिर ये चीज चेंज है, प्रेजेंट वैल्यू में 1/1 प्लस आई की पावर एन है, और फ्यूचर वैल्यू में 1 प्लस आई की पावर एन है। सही है, तो ऐसे याद रखोगे कि आई नीचे आई 1 1 माइनस -1 और 1/1 प्लस आई की पावर एन 1 प्लस आई की पावर एन। तो ये हो गया आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी। अब एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला याद है तो वही फॉर्मूलाज है देखो दोनों के, आई 1 माइनस -1 और 1/1 प्लस आई की पावर एन 1/1 प्लस आई की पावर एन। तो ये 1 प्लस आई की पावर एन। अब चेंज क्या आ रहा है, ये 1 प्लस आई का एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि आप साल के शुरू में दे रहे हो या इस महीने के शुरू में दे रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा एक इंटरेस्ट आ रहा होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ ज्यादा अमाउंट आ रही होगी। क्यों, क्योंकि आपने शुरू में ही करा दिया तो उस साल की जो पेमेंट होगी या उस महीने की जो पेमेंट होगी वो भी इंक्लूड होगी। राइट, तो बस ये वाली जो एक्स्ट्रा चीज है इसको आप ऐसे याद रख लोगे कि 1 प्लस आई दोनों में एक्स्ट्रा। तो ये तो पूरा फॉर्मूला आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी का ही है, बस 1 प्लस आई दोनों में एक्स्ट्रा आ रहा है। तो पीएमटी आई 1 माइनस -1 1/1 प्लस आई की पावर एन 1 प्लस आई की पावर एन। अब अच्छा, एन्युटी के फॉर्मूला, एन्युटी के क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। आपको सीधा सीधा बताया हुआ होता है कि साल के शुरू में बात हो रही है, साल के आखिर में बात हो रही है। ज्यादा से ज्यादा सर इसमें फंसा सकते हैं कि साल के शुरू वाला चीज निकालनी है, साल के आखिर वाली चीज निकालनी है, वरना बाकी अगर पेमेंट फिक्स है, साल फिक्स है, तो आपके पास इतना मसला नहीं होगा। सही है, एन में भी, आई में भी, टी में भी इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आसान है। What yearly payment should one make to pay at the end of each year? क्या हर पेमेंट हर साल बनानी चाहिए होती है, हर साल के आखिर में, एंड ऑफ ईच ईयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डिनरी एन्युटी है। इफ द लोन टोटल लोन प्रिंसिपल, मतलब अभी जो लोन ले रहे हैं इज 100,000, 1 लाख है अभी का लोन, डॉलर्स। नाउ द इंटरेस्ट रेट इज 5% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और 10 साल की इंस्टॉलमेंट है, हर साल में एक दफा हो रही है, तो एन की जगह 10 आ जाएगा क्योंकि हर साल में सिर्फ एक ही दफा हो रही है। अगर हर साल में हर महीने हो रही होती तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12, क्वार्टरली हो रही होती तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है, तो आप देखोगे टोटल कितनी हो रही है। अभी क्योंकि सिर्फ हर साल में एक ही दफा हो रही है तो मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया। आई आपका दिया हुआ है 5%। सही है, तो यहाँ पे भी यानी 0.05, यहाँ पे भी 0.05। अब और आपको पीवी की वैल्यू दी हुई है और आपको पेमेंट्स निकालनी है। आपने वैल्यूज रखी, पेमेंट निकाली, आपके पास अप्रॉक्स पेमेंट आ गया। अब याद रखना, फाइनेंस में मैंने जितना नोटिस किया है, पेमेंट्स को हम यहाँ पे 53 को 50 नहीं कर रहे होते, हम लोग आगे कर रहे होते हैं। सही है, तो सीलिंग वाला काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर लेट्स से 12,953 है तो हम इसको 1300 कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड 13,000 कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड ना करो। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो दे दो, बस इसमें साइन जरूर लगाना, साइन लगाना नहीं भूलना। सही है, अगर साइन लगाना भूल जाओगे। और एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं स्पेशली सामीन के पेपर में। आई वुड रिकमेंड कि अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ना तो आप आंसर भी वर्डिंग में ही लिखो, मतलब आपका जो आप आंसर आ जाए ना तो आप एक दफा रिजल्ट में सिंपल सी वर्डिंग में
कि यहाँ पे पूछा हुआ है तो द ईयरली पेमेंट शुड बी ये वाली पेमेंट, सिंपल सी वर्डिंग है, बहुत छोटा भी लिख दो लेकिन वर्डिंग जरूर लिखो रिजल्ट में, क्योंकि आपसे वर्डिंग में पूछा हुआ है। अब आ जाओ अमोर्टाइजेशन टेबल। अरे देखो अमोर्टाइजेशन टेबल बहुत आसान सी चीज है, आप याद हो तो हमने लोन के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया था एक्सेल पे, सही है, जहाँ जब हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन फाइनेंस ये वाली चीज थी तो हमने एक्सेल पे बनाया। क्या होता है कि आपकी जो इनिशियली हमने अब जैसे इसी का हम अमोर्टाइजेशन टेबल बना रहे हैं, तो 1 से लेके 10 तक वैल्यूज है, सही है, 1000 से स्टार्ट होगा, ये बात सबको पता है। अब फिक्स पेमेंट ना, जैसे यहाँ पे हमने बोला है 12,950, तो फिक्स पेमेंट हर किसी में फिक्स होगी, तो आप एग्जैक्ट पेमेंट ना लाइन से 10 दफा लिख दो, सही है, सबसे पहले आपने ये लिखा, एग्जैक्ट 10 दफा पेमेंट लिख दो। अब क्या करना है, अब ये क्या है, इंटरेस्ट जो भी आपके पास इंटरेस्ट रेट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट का होता है इंटरेस्ट रेट, जैसे 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे पहले आपको आपकी 12,950 में से इतनी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है, जो बची हुई है वो आपकी लोन के लिए जा रही है, सही है, इसीलिए इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है कि क्या आपको बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, सही है, और जैसे जैसे आपका लोन कम होता जाएगा ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाती जाएगी, क्योंकि ये 5% ऑफ ये वाला आपकी जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपका 5% है, सही है। तो आपने क्या किया, फिक्स पेमेंट में से कुछ इनिशियल पेमेंट निकल गई, यानी 5% ऑफ इंटरेस्ट, यानी 5% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल आपकी क्या बन गई, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर 12,000 में से जब 5,000 माइनस करोगे, जो बची हुई अमाउंट होगी वो आपकी होगी जो प्रिंसिपल में से वैल्यू डिडक्ट हो रही होगी, एक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट, यह इंटरेस्ट पेमेंट, ये है प्रिंसिपल पेमेंट। ये कैसे आएगी कि आप क्या करो, लेट्स से मैं इसको 1 2 3 बोल दो, तो आप 2 में से 3 को माइनस कर दो, 2 - 3 करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ये आपकी हो जाएगी एक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट। अब आपको बची हुई अमाउंट कैसे निकालनी है कि आप मेरे को असल लोन में से एक्चुअल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है या प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो माइनस कर दोगे, तो बची हुई अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, फिर वो अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, फिर वही काम करोगे कि 5% ऑफ दिस अमाउंट यहाँ पे लिख दो, फिर 5% ऑफ 1 इज यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे लिखने के बाद 12 में से ये अमाउंट माइनस कर दो कि असल अमाउंट हो जाएगी, एंड देन यू रिपीट द प्रोसेस, सही है। सिंपली चीज याद रखने की है, नॉर्मली यहाँ पे 10 रुपए से कम आंसर आएगा अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू ली होगी, सही है, जैसे यहाँ पे राउंड ऑफ की हुई है, तो राउंड ऑफ भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एग्जैक्ट वैल्यू ले लोगे ना, तो आपकी पॉइंट के बाद जैसे एक दो वैल्यूज भी ले लोगे तो आपकी वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, सही है, एंड इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेटर यूज करने की प्रैक्टिस कर लेना, सही है, कि कैसे, अब जैसे ये वाली जो अमाउंट है ना, आपके पास ये आंसर आएगा, तो डायरेक्टली इसका 5% निकालो, सही है, फिर जो आंसर है उसमें से डायरेक्ट माइनस ओरिजिनल पेमेंट कर दो, सही है, दोबारा ये इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर है उसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो फिक्स पेमेंट, तो आपके पास बची हुई अमाउंट आ जाएगी। अब ये जो बची हुई अमाउंट आई है इसको डायरेक्ट माइनस वो लगा दो, आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा, उसको पॉजिटिव में लिख दो, ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अमोर्टाइजेशन टेबल बहुत जल्दी हो जाएगा, सही है। तो अब आ जाओ परपेचुइटी। परपेचुइटी भाई सिंपल सी चीज है कि वो एन्युटी दैट लास्ट फॉर एवर, सही है। ये अभी हमारे एन्युटी करके आए हैं फिक्स पेमेंट्स, अब ये फिक्स पेमेंट्स तो है लेकिन ऐसी फिक्स पेमेंट्स है जो कि हमेशा चलती रहेंगी, सही है। जैसे पेंशन होती है, लोग जब तक बंदा नहीं मर जाए पेंशन चलती रहती है, कभी बात तो उसके मरने पे भी चलती रहती है, खैर बहरहाल फिक्स पेमेंट्स है ये। अब टू टाइप्स ऑफ परपेचुइटी है, लेवल परपेचुइटी और ग्रोइंग परपेचुइटी। लेवल परपेचुइटी का मतलब है कि आप सेम पेमेंट्स दे रहे हो, जैसे एन्युटी में होता है ना सेम पेमेंट्स दे रहे हो। अब जो ग्रोइंग परपेचुइटी है उसमें सेम पेमेंट्स नहीं होती, वो पेमेंट्स ग्रो कर रही होती है, सही है। बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि यार ये तो फिर तो एन्युटी की डेफिनेशन से हट गया, फिर हम परपेचुइटी को एन्युटी की डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, और परपेचुइटी अगर एन्युटी की डेफिनेशन नहीं है तो ये तो परपेचुइटी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि परपेचुइटी खुद एन्युटी होती है, तो ये तो परपेचुइटी है। खैर बहरहाल लीव दैट, बस ये समझ लो कि स्पेशल टाइप ऑफ परपेचुइटी है, सही है, स्पेशल टाइप ऑफ परपेचुइटी है जो ग्रो करेगी, पेमेंट आपकी ग्रो कर रही होगी। लेवल परपेचुइटी में क्या करोगे, पेमेंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट से आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, सही है। और ग्रोइंग परपेचुइटी में जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है पेमेंट डिवाइड बाय 1 माइनस जो ग्रोथ रेट है वो आपका जी आपके पास मौजूद होगा, सही है। सो बेसिकली आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पेमेंट पीएमटी जो है आपकी वो क्या है, पीवीआई
और ये है पीवी आई माइनस जे, तो प्रेजेंट वैल्यू आई माइनस जे जी, ग्रोइंग परपेचुइटी इक्वल्स टू पेमेंट। सही। तो जैसे मैं मुझे ऐसे याद रखना आसान लगता है, आप जैसे भी याद कर लो। इन द एंड परपेचुइटी का मकसद क्या है? सिंपल, जहाँ पे आपकी बात बात हो रही होगी कि भाई आपका पेमेंट कभी खत्म नहीं होगी, सही है, कंटिन्यूसली चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, तो दैट मीन्स परपेचुइटी। जब आपकी एंडिंग की बात ना हो, आपको हर साल पेमेंट करनी है, तो दैट इज परपेचुइटी। अब consider a person is recurring is receiving $100 every year throughout his life by the government. Calculate the present value of those payments if the interest rate is 7%. तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दोगे। आपके पास $100, आप पेमेंट $100 कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट ये कर रहे हो, तो आप इवन के पूरे उसकी लाइफ टाइम भी चलती रहेंगी, उसकी बस प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इवन कि वो ग्रो भी कर रही है एट 3% रेट, तब भी आपका जो टोटल आंसर है वो दैट इज गोइंग टू बी 2500%, $2500। अब आओ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा यार, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ना, अच्छा ये जो टॉपिक्स है ना, ये हमने थोड़े थोड़े पढ़े हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब है कि आपको पता है कि हर जो जैसे वैसा आज है, आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, सही है, अब जो 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है वो आपको 10-10 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, और एंड में आपने 100 में ही बेच दिया। अब कहने को अगर हम अकाउंटिंग की टर्म्स में देखें तो हमारे पास कितना आ रहे हैं, 130 रुपए। 100 रुपए ये, 10 10 10, 130 रुपए, जिसमें से आपने जितने आपके पास गए थे वो माइनस कर दिए, यानी 100 रुपए, तो आपके पास आ गए 30 रुपए। 30 रुपए का आपको प्रॉफिट। लेकिन असल में अगर आप देखो तो ये 100 रुपए ये 10 रुपए के बराबर नहीं है, ये 10 रुपए ये 10 रुपए के बराबर नहीं है, ये 10 रुपए ये 10 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये साल 1 साल बाद में लेते, ये 2 साल बाद में लेते, 3 साल बाद में लेते। एंड वी नो कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। जब ये जो आपके पैसे हैं वो बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि आप डायरेक्ट इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, आप 10 रुपए की पैसे यहाँ पे लेके जाते हो, डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हो। जैसे अभी 1 साल बाद आपको 10 रुपए मिले थे, तो आप सिंपल एफ पीवी वाले फॉर्मूले में डालोगे। और सर अमीन ने यही चीज आपके कराई है थी, एफ और पीवी वाला काम आपकी सर अमीन ने यही कराया था, सही है। तो आप 10 रुपए को टी 1 साल में टी क्यू को 1 डालो, कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो रखो, और आपके पास फ्यूचर वैल्यू आप डालो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 10 रुपए है तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, इस चीज को डिवाइड में ले जाओगे, राइट। इसी तरह इस 10 रुपए को भी इस 0 टाइम में लेके जाओगे, इस 10 रुपए को भी 0 टाइम में, और इस 100 रुपए को भी 0 टाइम। फिर आप इस 100 रुपए को माइनस करके और इनके जो भी आंसर आए उनको प्लस करके फिर आप देखोगे कि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ रहा है, सही है। तो आप क्या कर रहे हो, आप हर चीज को डिस्काउंट कर रहे हो, पीछे जाके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सही है। तो डिस्काउंट करना इसको कहते हैं। तो डिस्काउंटेड रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, डिस्काउंटेड रेवेन्यू इज द मेन थिंग, कि आप टोटल 130 प्लस नहीं कर रहे, आप पहले उसको डिस्काउंट कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, फिर उसमें से कॉस्ट माइनस कर रहे हो, तो वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग, आप कैसे डिसीजन मेक करते हो ना, उसको बता रहा होता है। ठीक है, फाइनेंस में आप डिसीजन मेकिंग कैपिटल बजटिंग की तो उससे कर रहे होते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब याद हो तो ये 3 टॉपिक्स हमने पहले से पढ़े हुए। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या था, कि अभी जितनी भी आपके पास वैल्यूज आ रही है, सही है, सबको प्रेजेंट में ले आओ, ये वाली कॉन्सेप्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि आपको डिवाइड में रेशियो में दे दो, रेशियो में दे दो कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे मुझे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 50 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने 50 क्या कहते हैं, जो भी न्यू आया है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, नो सॉरी, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हमेशा याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा, डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो टोटल आपने 50 रुपए आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 50 रुपए डिवाइड बाय 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। पे बैक पीरियड, कि आपको कितने टाइम में पे बैक पीरियड, अभी हमने पढ़ा नहीं है, सर ने बोला था कि ये वाले टॉपिक्स
मैं नहीं दूंगा, तो होपफुली ये नहीं आएंगे। तो ये बस एनपीवी तक आएगा। एनपीवी क्योंकि इसमें क्या है कि आप हर साल को अलग अलग रेवेन्यू करके डिस्काउंट करके आप उन सबको प्लस करो। बाकी ये थोड़ी सी थ्योरी है कि आप कैसे सेलेक्ट करते हो, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ये सब थ्योरी है। तो ये कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए होती है। एनपीवी में क्या है कि जो आपके आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, लेकिन इनफ्लो आप क्या कहते हो, डिस्काउंट करके फिर प्लस कर रहे हो। तो ये आर एनपीवी का ये है कि बस जीरो से बड़ा वैल्यू आ जाए तो मतलब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लोगे। अगर एक ही प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली जिसका एनपीवी ज्यादा आ रहा होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो ये टोटल हमारा सब काम है जो हमारा कॉपी का हुआ है। अब आ जाती है फर्स्ट ईयर की तरफ।